नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आर का एग्ज़ाम 11 फरवरी को हुआ था और एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद उसका एग्ज़ाम संभवतः कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आप सब स्टूडेंट अगर रियल वाले स्टूडेंट हैं, अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं, आरओ बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी क्या है उसके ट्रेंड को समझना। इस बार का अगर आपने एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा, तो बड़ा डायनामिक पेपर था, यानी कथन कारण से भरा हुआ था। आइए जानते हैं कि प्रश्न पत्र कहाँ से आए, कैसे आए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अब उस समय आप तैयारी क्या करें। आइए अगर चर्चा कर लेते हैं सारी बिंदुओं पर और जानते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बाद क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और आपको क्या पढ़ना चाहिए, सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2023 के पेपर को जो अभी हुआ था, मैं आपके सामने कंप्लीट पेपर मैंने मंगाया, उसका एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद वहाँ पर एक-एक क्वेश्चन को मार्क किया कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कहाँ से है, क्वेश्चन का रिसोर्स कहाँ से है। तो ये अगर हम लोग इवैल्यूएट करें आपस में तो हिस्ट्री के लगभग 22 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के कुल मिला के जीएस के फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो यहाँ पर आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी जीएस जो सेकंड पेपर हिंदी का है उसमें तो सिंपल सी बात 10 क्वेश्चन सबके 6 टॉपिकों को दिए जाते हैं। लेकिन चुनौती बन जाती है कि प्रश्न पत्र कहाँ से आए हैं। अगर मैं आपको ये पेपर दिखाऊँगा, अगर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने किया होगा, तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि इस प्रश्न पत्र से कहाँ से पेपर आए हैं। अगर मैं आपके सामने एक सिनेरियो सेट करूँ, तो यहाँ पर जो भी पेपर है, उस पेपर में अगर यूपी पीसीएस का आयोग यानी यूपी पीएससी आयोग ले रहा है पेपर, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे कहीं का पेपर हो, उसके आने के 3 रिसोर्स होते हैं। एक रिसोर्स होता है बेसिक रिसोर्स। बेसिक के रूप में अगर मैं कहूँगा, तो ये वो है जो लास्ट के पीवाईक्यू है देखिएगा। ये वो है जो एनसीईआरटी का पार्ट है। ये वो है जो यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि आप बेसिक बेसिक चीज़ों को जान सकते हैं। एक सेकंड पार्ट होता है जिसको हम लोग एडवांस पार्ट कहते हैं देखिएगा। एडवांस पार्ट मतलब जो अभी पीवाईक्यू में नहीं आया है। एक वो आता है जिसको हम लोग डायनेमिक पार्ट कहते हैं। तो डायनेमिक पार्ट के रूप में अगर कहा जाए करंट अफेयर, जैसे 140 क्वेश्चन इस बार आरओ में देखने को मिले हैं, होते ही इतने हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि लगभग 30 से लेकर 35% या ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 30 से 35 या 40% पेपर की अगर हम भूमिका में बात करें, ये एवरेज अगर मिला लें, तो लगभग ये कहाँ से आया? बेसिक से आया। देखिए, बेसिक का मतलब पीवाईक्यू से आया है, एनसीईआरटी से आया है या फिर बेसिक बातों से आया। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें लगभग मान सकते हैं कि अगर हम करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखें आपस में इवैल्यूएट करके, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बाकी जो करंट अफेयर का एरिया कितना 16 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले थे, यानी 16 एरिया मतलब आप ये मान सकते हैं कि 10 से 15-20% यानी 140 का 10% निकालेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ डायनेमिक पार्ट के रूप में देखा जाए तो 10 से लेकर 20% के बीच में, वो 11, 12, 13, 15 कुछ भी हो सकता है। तो यानी 30 अगर 35 इसको मान लें, 10 ये मान लें, तो यानी क्या रहा? 50% तैयारी का आधार क्या है? ये एरिया है। बाकी जो बचता है वो एडवांस का एरिया है, ऑथेंटिक किताब, ऑथेंटिक नोट्स। अब आप पॉइंट आती है कि अगर मैं आपके सामने विथ प्रूफ दिखाऊंगा एक किताब जो आपको ये दिखाई देती होगी, मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे मंथन किया, चिंतन किया, जिसके आप इसके बारे में जानते भी होंगे। इसका नाम घटना चक्र है। इस घटना चक्र के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा होगा पूर्वालोकन के बारे में, तो इसके अंतर्गत जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूपीएससी का एग्जाम के पेपर हैं, उन सब का व्याख्यात्मक तरीके से टॉपिक वाइज करके हल दिया गया है। यानी टॉपिक तो वही आने हैं, लेकिन प्रश्न पत्र कहाँ से आता है? तो ये आपके सामने ये रामबाण है। इस रामबाण को कब पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी आपके सामने मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा है, यानी ये जो बुक्स दिखाई दे रही है, यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं, कितना आया है एक आधार पर, इसकी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं देखिएगा। सबसे पहले अगर पहला प्रश्न उठाते हैं देखिएगा, मैं आपके सामने विस्तारपूर्वक कह रहा हूँ। मैंने दोनों प्रश्न पत्रों को, ओरिजिनल पेपर को, ओरिजिनल चीज़ों को यहाँ डिफाइन करने का प्रयास किया देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन कहाँ का है? बोलेंगे सर ये आरओ का पेपर है, पेपर का है, 33 नंबर का क्वेश्चन है। सेट नंबर कौन सा है? सेट नंबर ये सी है देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को यहाँ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन दिया गया है? ये बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी कहाँ से आया तो देख लीजिएगा। संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये 5वीं 6ठी जो भी स्टैब्लिश करने का प्रयास किया है। यानी अगर आप इसको पढ़ने के बाद इसको यहाँ तक पढ़ लें, तो आप ये देख पाएंगे कि ये प्रश्न डायरेक्टली ऐसे ही सोल्व हो रहा है। यानी अगर आप देखें तो देख लीजिएगा, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही चीजें यहाँ दिखा रखी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम देखिएगा, आय हाय, डायरेक्टली क्वेश्चन हिट है देखिएगा। मैं दिखाना का प्रयास लिए कर रहा हूँ कि अगर पॉलिटी के 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न डायरेक्टली इसी से दिखा दूंगा आपको मैं।
तो आपको क्या करना है बताऊंगा इसके बारे में भी। अगर आगे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 2 बार लिख रखा है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में है, और यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में देखा जाए प्रशासन नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर 6ठी अनुसूची के प्रशासन के बारे में, तो प्रशासन के बारे में अगर जाएंगे तो कहाँ है 6ठी अनुसूची में, किसका, यही असम, मेघालय, त्रिपुरा स्टेट पूछ चुका है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका हिट हो गया। देखिएगा, आप देखिएगा बिल्कुल विद प्रूफ, देखिएगा कि डायरेक्टली किस प्रकार से यहाँ पर टैकल हो रहा है प्रश्न पत्र पूरा। आगे उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो ये जो है आरओ का पेपर है। देखिएगा आरओ का यहाँ पर पेपर है, और इस पेपर में ये आप अगर देखें मिलाने के बाद तो इसको इवेलुएट कर पा रहे होंगे कि ये पत्र और ये पत्र आपस में क्या है, एक है। तो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ये रहा आपके पास आरओ का क्वेश्चन नंबर 55, जो चीज से क्या बोल रखा है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही कौन सा क्रम है। अगर आप इन मैचिंग को देखें और इन दोनों ऑप्शनों को अगर देख लें तो बिल्कुल सिमिलर है। देख लीजिएगा, जो बीपीएससी प्री 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर इसकी व्याख्या भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ सार्वभौम सत्ता, संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, गणतांत्रिक, लोकतंत्र, गणतांत्रिक के आधार पर डिफाइन कर रखा है। यानी संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, यहाँ लोकतांत्रिक, गणराज्य, बिल्कुल एज इट इज इसने उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है। तो यानी आप अगर देखेंगे तो ये रहा आरओ का पेपर, ये रहा आरओ का पेपर, ये रहा इनसे यहाँ पर घटना चक्र का बिल्कुल पूर्वावलोकन का हिट करने का तरीका। वो एक नहीं, सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो क्या लिखा है, देखो, स्थानीय स्वशासन के विषय में निम्न कौन सा इस कथन सही है। देखिएगा, ये क्या है, एग्जाम्पल बेस पे ये आरओ का पेपर है, देख लीजिएगा। और आरओ के पेपर में यहाँ पर ये 56 क्वेश्चन है सीरीज नंबर सी से। क्या बोल रखा है कि पंचायत राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, और यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन यहाँ पे कौन सही नहीं। वहां पूछा है सही है, यहाँ पूछ रहा है सही नहीं। देखिएगा क्या घुमा रहा है। आईएएस प्री 1995 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये लिंक कैसे किया जा रहा है ये आपके सामने सब कुछ यहाँ 1 to 1 करके डिफाइन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो ऐसे करके अगर हम ये देखें तो लगभग 12 क्वेश्चनों में से 10 से 11 क्वेश्चन जो है, 9 से 10 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली घटना चक्र से दिए गए हैं। तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके पास तैयारी के 3 स्तर होने चाहिए। आप पहले एडवांस को भी रेडी तो करना पड़ेगा ना, जहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं। अगर ये देखेंगे, देखो बहुत मजे के साथ देखना, ये पेपर प्रश्न पत्र किसका है, आरओ का है, जो कि ये 67 क्वेश्चन है सीरीज नंबर सी का। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत है। देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ से गलत की चर्चाएं करने का प्रयास कर रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में यूएसएस बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं, या संविधान के 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। देखिएगा ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये यूपीपीसीएस 2003 में, मेंस 2004 में अन्य गतिविधियों के मूल्य आर्टिकल 21 के बारे में कौन सा मिलाकर पढ़ने को प्राप्त होता है, और ये कौन कौन से मूल्य अधिकार 21 में शामिल हैं, इसकी एक लिस्ट दे रखी घटना चक्र ने। इससे क्या होगा, अगर आप इस प्रश्न के साथ ये पढ़ लिए हैं तो आप इस प्रश्न को करने में आसानी आपको निकल के आ जाएगी। तो आप ये देख लीजिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन कहां से हिट हो रहा है, घटना चक्र से। तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। यानी जिस प्रकार से आप हिंदू हैं, आप गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम में कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ही आपको अगर सफलता पानी है, विद्यार्थी हैं, तो आरओ के लिए आपको घटना चक्र को बिल्कुल डीप में डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली 30-35-40% तैयारी आपकी वहां से हो सकती है। आइए चर्चा कर लेता हूं। देखिएगा, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर ये कहाँ का है, बोलेंगे सर ये आरओ में आया। देख लीजिएगा क्या 69 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज नंबर सी का। क्या लिखा है, संविधान संघ की कार्यपालिक शक्तियां भारत के राष्ट्र में निहित होती हैं। ये क्या लिखा है, संघ कार्यपाल के मुख्य भारत का राष्ट्रपति होता है, और यहाँ पर क्या राष्ट्रपति की कोई संवैधानिक सीमा नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस 2012 में दिया गया है। डायरेक्टली अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और यही वर्ड उसने यहीं डाल दिया उठा के, देख लीजिएगा। यूं ना तोड़ो तन्हाइयों की तरह तुम किसी को, तुम्हें भी कोई तोड़ेगा, है ना। तो इसीलिए डायरेक्टली देख लो क्या लिखा है, बिल्कुल एक एक वर्ड डिफाइन कर लेंगे। संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, तो यहाँ से क्या लिखा है, संविधान के अनुच्छेद छोड़ दिया उसने, संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। डायरेक्टली यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया। आगे भी अगर बोला जाए तो क्या लिखा है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। यही लिख दिया कि राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। तो यहाँ इसने क्या लिखा, देखो संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का नियंत्रण मंत्रिमंडल की सलाह पर करने का प्रयास करता है। तो यानी स्टेटमेंट डायरेक्टली बोल रहा, दिखेगा। एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन
आधा घंटा मुश्किल से मुझे लगा, 1 घंटा मुझे इन क्वेश्चनों को डिवाइड करने में, उसके बाद इनको छानने में, बाँधने में। तो आप ये मान के चलें कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये मार्क कर रखा है कि ये लिस्टिंग कर दी कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए, देख लीजिएगा। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ मैं बता दूँगा, देख लीजिएगा। बट अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर आपके पास जो भी रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स को आगे बढ़ के पढ़िएगा। अब देखो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे डायरेक्टली, ये आर्टिकल से लिंक किया गया है। किससे? 86 का क्वेश्चन देखेंगे, ये आरओ का क्वेश्चन है 2023 वाला, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हिट है। भाई पंचायत कहाँ होती है, डायरेक्टली अनुच्छेद में दे रखा है उसने। एक एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब देखो, ये क्वेश्चन बड़े प्यार से देखना। ये क्वेश्चन किसका है? बोलेंगे सर यहाँ से आरओ में आया था ये वाला। ये क्या है? घटना चक्र का है। क्वेश्चन के देख लीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। इसका अगर आप यहाँ पर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसका, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कौन सा कथन सही नहीं है, और यहाँ पूछ रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विचार करिएगा। विचार क्या है? भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है। यहाँ पर भी सारी कहानी वही लग रखी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सूचित राज्य के किसी राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा 1950 में जारी किया आदेश द्वारा बनाई गई थी। तो इसका व्याख्या अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल सेम कहानी देखिएगा। उस व्याख्या को उसने यहां डाल दिया गया है जिससे क्वेश्चन ये वाला बन जाए, देखिएगा बिल्कुल सेम व्याख्या दे रखी है। तो घटना चक्र एग्जाम के लिए, आरओ के पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये आरओ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। और ये क्या है? घटना चक्र का है। ये आईएएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या लिखा है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या? वे किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अरे बाप रे, एक एक लफ्ज को देख लीजिएगा साहब। अब ये तो है नहीं कि साहब सेम क्वेश्चन उठा के सेम डाल देगा, नहीं ना, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग करेगा। तो इसने क्या किया? वे न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है, उसने इस वर्ड को उठा लिया, पूरा ही डाल दिया, देख लिएगा। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो यहाँ पर एक किसी वर्ड को हटा के वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। देखिए एक एक वर्ड देख लीजिएगा, एक एक वर्ड बता रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा है? कानून निर्माण में सिद्धांतों को लागू करने का कर्तव्य होता है। यहीं से क्या बोल रहा है? देखो क्या लिखा है? सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रभावित करेंगे, यानी कर्तव्य है उनका। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि इसको पढ़ना कैसे है। तो यानी ये आप देख पा रहे होंगे कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आईएएस 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन से उठा के आपको मार दिया गया, और इसकी व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो आप ये चीज देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लिंक है। अब देखो ये देख लीजिएगा, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 है, क्या है? उच्चतम न्यायालय का विलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को संघ न्यायालय कहते हैं, संघ न्यायालय यहाँ पर दिखाई दे रखा है। देखिए एक एक क्वेश्चन लिंक है, देखिए कहाँ पूछा गया? उत्तराखंड पीसीए 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं यही कहना चाह रहा था कि आपको डायरेक्टली लगभग अभी तक अगर हमने देखेंगे तो 12 क्वेश्चन अगर हमारे इससे देखने को मिले हैं इसमें पॉलिटी में, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और ये जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ डायरेक्टली कहाँ से मिले? बोलेंगे इस घटना चक्र से। तो दोस्तों तैयारी के हिसाब से करिएगा। तैयारी को बिल्कुल भ्रमित तरीके से बिल्कुल फैला के मत करिएगा, कंसाइज वे में करिएगा। हमें ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। इसलिए आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ एक घटना चक्र पूर्वालोकन का कंप्लीट सीरीज। एक यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। घटना चक्र सीरीज का मतलब यह है कि कुछ ऐसे क्वेश्चनों की, ये जो कंप्लीट दिखाई दे रही है, इसकी हम लोगों ने पूरी कंपाइलेशन की है, उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। साथ में एक एक प्रश्न को डिबेट डिस्कशन करके, उसकी व्याख्या के साथ अंडरलाइन करके, इसके छोटे छोटे नोट्स बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की भूमिका में जा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज शाम में या कल तक आपके सामने इसका इनिशिएटिव की सूचना आपको मिल जाएगी। टाइमिंग, डिसाइड, डेट सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, जो आरओ के लिए साथ साथ पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि तैयारी के 3 स्तर हैं, आप बेसिक तो यहाँ से कर लोगे ना, तो यानी यहाँ से आपकी लगभग 30-35% तैयारी हो जाएगी। इससे काम तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आरओ के रूप में अगर देखेंगे आप लोग तो आपको क्या चाहिए? आपके सापेक्ष में अब जो है आपको ये जो जीएस 140 का है, ये जो जीएस 120 का है, इसमें 80% भूमिका में प्रश्न सही होने चाहिए आपके। 80% का मतलब ये रहा कि अगर हम 12 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करें तो लगभग 90 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में होना चाहिए। तो यानी ये इसके लिए आपके पास 3 रास्ते जरूरी हैं। एक रास्ता कौन सा रहा? बोलेंगे सर बेसिक। तो बेसिक तो हम लोग यहाँ से कर ही लेंगे, एनसीईआरटी है या फिर ये है। हमारी क्लास शाम को 6 बजे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे चल रही है, थर्सडे तक आप एनसीईआरटी के साथ जरूर जुड़िएगा। ऊपर से यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है
जीएस चाहे प्री और मेंस का हो, चाहे हिंदी प्री और मेंस का हो, और साथ में ऐसे भी क्यों ना हो, देखिएगा इसके लिए आपके लिए एक बैच चल रहा है, जो कि इस बैच में बहुत कम सीटें बची हुई हैं, इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अभी भी ये बैच आपको 899 में मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, प्री की जीएस, मेंस की जीएस, हिंदी प्री की, मेंस की हिंदी, साथ में आपका ऐसे जो 120 नंबर का है, और उसके बाद इसमें प्रीलिम्स के लगभग 40-45 टेस्ट भी मिल जाएंगे, जहां पर अपनी तैयारी को बिल्कुल आयाम दे सकते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं आर को, डेडिकेशन होकर लग जाइएगा, अब समय नहीं बचा है। अब समय नहीं बचा है कि इधर देखने उधर देखने का, अब समय बचा है अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का। तो यदि आप चाहते हैं तो ये आप ज्वाइन करिएगा, और ज्वाइन करके एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा। उसके बाद यहाँ जैसे जाएंगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप कोर्स में जैसे जाएंगे तो कोर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपके सामने यूपी पीसीएस आर का प्री कम मेन 2024 का बैच, इसमें कंप्लीट तैयारी की जाएगी। इस 899 में मिल रहा है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का तो 1199 में कंप्लीट प्री मेंस की ले सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोनों का तो दोनों के साथ 1599 ले सकते हैं। इतनी कम फीस में इतनी क्वालिटी के साथ अगर मिल जाए तो तब कहना। यदि आप हमारे साथ सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं ऐसे का, तो 500 में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आर का और पीसीएस का दोनों का ऐसे रेडी हो जाएंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के लिए भी 900 में ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि तैयारी कर रहे हैं आप ओनली पीसीएस कर, आपको लगता है कि जीएस 4 ही रेडी करना है, तो आप यहाँ पर इसके साथ भी जा सकते हैं। कैसी लगी चर्चा, अगर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये इंटरलिंक करने की कैपेबिलिटी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके सेशन को दूर तक फैलाइएगा। तो यही दिखाना मैं चाह रहा था, जितने भी ये प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे प्रश्न आपको कहाँ से, विद प्रूफ मैंने दिखाए कि कहाँ कहाँ से आए हैं। इसलिए घटना चक्र बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि घटना चक्र की सीरीज चलाई जाए जिसमें आप अपने आप को निखार सकें, जान सकें, पहचान सकें, इंटरलिंक कर सकें, चीज़ों के साथ जोड़ सकें, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और चीज़ों को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू।